तो सबसे पहले हमें कोड ब्लॉक को ओपन करना है। इसमें क्या करते हैं, हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं, फिर क्या करते हैं, हम कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? यस सर। फिर हमें अब यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है, सी। अब प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हमने प्रोग्राम का। और फोल्डर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने एफ ब्लॉक में जाके सॉरी एफ फोल्डर में जाके सी का फोल्डर क्रिएट किया है, सी प्रोग्राम। ठीक है, फिर ये तो कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट। ये भी आप एज इट इज रहने देना और फिनिश। ठीक, फिर ये एक विंडो ओपन होगी यहाँ पे लेफ्ट साइड में। इसमें आपको कहाँ जाना है, सोर्स फोल्डर को ओपन करके main.c को क्लिक करना है, तब आपका ये स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, मतलब ये आपका मेन प्रोग्राम है, दिख रहा है सभी को? तो अब यहाँ पे हेडर फाइल्स कौन कौन सी यूज होती हैं, वहां पे हम क्या लिखते थे, यूजिंग नेम स्पेस stdio ऐसे लिखते थे। यहाँ पे हमको अलग लिखना है। यहाँ पे हेडर फाइल पे आईओ स्ट्रीम की जगह यहाँ पे यूज हो रहा है stdio.h। ठीक, और एक ये बाय डिफॉल्ट होता है इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए stdlib.h ये हेडर फाइल होती है। ठीक है, तो इसमें जो भी लाइब्रेरीज यूज होती हैं सी के अंदर, वो इस हेडर फाइल के अंदर होती हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि हेडर फाइल्स किसे कहते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपकी प्रोग्रामिंग जो होती है वो मेन फंक्शन के अंदर होती है, जो एक्चुअल लॉजिक्स लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे ये सब प्रोग्राम ऑलरेडी बना बनाया है, आपको इसमें कोई चेंजेस करने ही नहीं है। अब यहाँ पे सी आउट की जगह हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ। अगर कोई लाइन आपको डिस्प्ले करवानी है, आउटपुट में दिखाना है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट एफ। ये फंक्शन होता है। ठीक, प्रिंट एफ जैसे हम सी आउट लिखते थे, बस यहाँ प्रिंट एफ लिखना, और फंक्शन है इसीलिए आपको स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। वो सी आउट और सी इन जो थे वो ऑब्जेक्ट हुआ करते, तो ऑब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन है, इसीलिए आपको स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा, और फंक्शन के अंदर आपको जो डिस्प्ले करना है तो वो आप उसके अंदर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, तो ये आपको आउटपुट में स्क्रीन में शो होगा। क्लियर है? और लास्ट में रिटर्न 0 लिखा, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन का डेटा टाइप क्या है, इंट। रिटर्न टाइप है इंट, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, और रिटर्न क्या करवा रहे हैं, 0। ठीक, तो ये बेसिक प्रोग्राम, इसको सेव कर लेंगे और उसके बाद इसको बिल्ड एंड रन करेंगे। ठीक, बिल्ड और रन करने के बाद अच्छा आप लोगों को वो भी स्क्रीन दिखानी पड़ेगी। चलो, अब दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है आउटपुट, साइड बाय साइड आउटपुट भी दिख रहा होगा। यस सर। इसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक, ये आपका फाइनल आउटपुट होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये एकदम बेसिक प्रोग्राम था। सर इसमें क्लियर स्क्रीन और वो गेट जरूरत ही स्क्रीन नहीं तो नहीं है, लगेगा ना? स्क्रीन क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी ये आउटपुट जो है आपका अलग स्क्रीन में शो होता है। ठीक है, आपका आउटपुट कहाँ शो हो रहा है, अलग से आउटपुट स्क्रीन है उसमें शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है, इसीलिए जरूरत ही नहीं CLRCR की, यहाँ पे लगता ही नहीं CLRCR। क्लियर? यस सर। अब अगर हमें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें से कोई भी एक बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अब उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू कैसे डिस्प्ले करते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैरेक्टर कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो इसके लिए कुछ नोटेशन होते हैं। जैसे इंटीजर अगर वैल्यू डिस्प्ले करवाना होता है तो आपको %d यूज करना होगा, %d। अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो %f। ठीक, और अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है तो %c। परसेंटेज एस। सी कैरेक्टर के लिए C। और स्ट्रिंग है, अगर कोई स्ट्रिंग, हाँ अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू बहुत कैरेक्टर, जैसे ये एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, एक पूरा स्ट्रिंग है, तो इसके लिए आपको %s लिखना पड़ता है। एक और स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग हेडर फाइल भी ऐड करनी पड़ती है, string.h।
लास्ट यूनिट, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है वो स्ट्रिंग है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के ऑपरेशंस क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और उसमें कैसे इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, वो देखेंगे हम। तो अभी हम बेसिक एक ऑपरेशन प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 नंबर को। तो अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए हमें पहले वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। ठीक, अब 2 वेरिएबल लगेंगे, एक तो दोनों नंबर स्टोर करवाने के लिए और उसके बाद एक वेरिएबल होगा जिसमें आउटपुट होगा रिजल्ट के लिए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर है ना? यस सर। तो 2 आउटपुट लिए यहाँ पे A B और तीसरा आउटपुट लिया C रिजल्ट के लिए, और तीनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। क्लियर? एक मिनट वेट करना, मैं एक फोन आ रहा है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हमने देख लिया कि 3 वेरिएबल लगेंगे। ठीक है, A B C क्यों लिए हुआ है, क्योंकि ठीक, A और B में 2 नंबर स्टोर करवाएंगे और C में रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। तो अब हमें नंबर यूजर से लेने हैं। ठीक, हमें जितने भी प्रोग्राम बनाने हैं सब कौन से होंगे, रन टाइम पे हम वैल्यूज लेंगे, है ना, कंपाइल टाइम पे नहीं लेंगे। कंपाइल टाइम और रन टाइम में डिफरेंस सभी को क्लियर है? कोई ऐसा जिसको नहीं आता हो? क्लियर है। तो अब कंपाइल टाइम क्या होता है, जिसमें हम पहले से वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ a = 10 लिख दिया तो ये मैं प्रोग्राम बनाते टाइम ही वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ, प्री डिफाइंड कर दिया वैल्यूज, तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। रन टाइम मतलब जब हम रन करने के बाद हम यूजर से वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे। तो हमें प्रोग्राम किसके बनाने हैं, रन टाइम वाले। सर कंपाइल टाइम वही ना, यूजर डिफाइंड सर। कंपाइल टाइम यूजर डिफाइंड बोल सकते हो, यूजर डिफाइंड नहीं, ये प्री डिफाइंड बोलेंगे कंपाइल टाइम। पहले से हम इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यूज को प्रोग्राम में, फिर वो वैल्यूज बाद में रन टाइम में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, और रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम प्रोग्राम को रन करते हैं उसके बाद यूजर से वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। अभी हमें जो प्रोग्राम बनाना है वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन वाला होगा। तो हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू मांगना है तो उसके लिए हम स्टेटमेंट डिस्प्ले करेंगे। क्या होगा स्टेटमेंट? वॉइस नहीं आ रही क्या निकिता? हेलो, बाकी लोगों को आ रही है मेरी वॉइस? एंटर टू नंबर कट कट के आ रही है सर। लैग हो रहा है सर आपको। यस सर। सर डिस्टर्बेंस है। अभी भी क्लियर नहीं है वॉइस? वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हमें मैसेज शो करना पड़ेगा यहाँ पे, एंटर एनी 2 नंबर। देखो आप अलग अलग भी एंटर करवा सकते हो या एक साथ भी एंटर कर सकते हो। अगर अलग अलग करना होगा तो क्या लिखेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। यूजर एंटर करेगा, यहाँ पे सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट करेंगे लाइन को। फिर दूसरा हमें क्या करना है, अब इसमें इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसको स्कैनएफ से हम स्टोर करवाएंगे। जैसे हम वहाँ सीन लिखते थे वैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्कैनएफ और ब्रैकेट के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर %d। ठीक, बिकॉज ये इंटीजर नंबर है इसीलिए यहाँ पे %d लिखा जाएगा। ठीक है, अगर फ्लोट होता तो %f, अगर कैरेक्टर होता तो %c। ठीक, और अगर डबल टाइप का कोई वेरिएबल होता तो क्या लिखते हैं, %l। %l। ठीक है, सही है। तो अब इसके बाद हमें उसका एड्रेस भी शो करना पड़ेगा, किस एड्रेस पे स्टोर करवाना है। तो हम लिखेंगे एड्रेस, ये एम्परसेंड सिंबल होता है, एड्रेस का सिंबल होता है, एम्परसेंड बोलते हैं इसको, एड्रेस ऑफ ए।
फर्स्ट नंबर कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, ए में, तो इसीलिए %d और कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ ए। क्लियर हुआ? अब इसी तरह से हमें सेकंड नंबर को स्टोर करना है, तो सेकंड नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और उसको हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, %b। क्लियर है? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? यस सर। अब हमें फॉर्मूला लगाना है एडिशन का, तो c = a + b। क्लियर? और फाइनल रिजल्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, c में स्टोर हो रहा है, तो हमें वो प्रिंट करना है। वो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सम इज, और उसके बाद %d, क्योंकि वो वैल्यू डिस्प्ले करानी है इसलिए %d लगाना पड़ेगा। अब वो वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो हमें वो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, कॉमा लगा के c लिखेंगे। ठीक है? यहाँ पे m% सिंबल नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें एड्रेस नहीं शो करना है, जैसे यहाँ पे m%a m%b लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे m% नहीं लगाना है। अगर आप m% लगा दोगे तो वो एड्रेस डिस्प्ले करेगा, c का एड्रेस। ठीक, लेकिन हमें c की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। पहले इसको सेव करेंगे, फिर रन किया, स्क्रीन दिख रही है, आउटपुट स्क्रीन। यस सर। तो एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने फर्स्ट नंबर डाला 2, ठीक, एंटर सेकंड नंबर मैंने इंसर्ट किया 3, क्या लिखा रहा है, द सम इज 5। ये समझ में आया प्रोग्राम? अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब बस आपको मेन यहाँ पे डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि C++ में हमने क्या लिखते थे, क्या सी आउट लिखते थे और सी इन लिखते थे। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ। प्रिंटफ किसके लिए होता है, अगर आउटपुट में स्क्रीन में शो करना है जो कुछ, वो आप प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखेंगे। स्कैनफ जो वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर करवानी है तो उसको स्कैनफ में लिखेंगे। ठीक, और %d कब लगाएंगे, इंटीजर के लिए। इसी तरह से कैरेक्टर का कोई वेरिएबल है तो उसके लिए %c लगाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे %m% का सिंबल लगा देता तो देखें इसका आउटपुट क्या आता, चेक करते हैं एक बार। आउटपुट मतलब प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, सब सही है ना, बस हम अब चेक कर रहे हैं आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, 6356740, विच इज द एड्रेस ऑफ c वेरिएबल। देखिए मेमोरी में कहाँ स्टोर है ये उसका एड्रेस शो कर रहा है। क्यों एड्रेस शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा दिया, m% का सिंबल लगा दिया, इसीलिए एड्रेस शो कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखना, आप जब डिस्प्ले कराएंगे तब m% का सिंबल नहीं यूज करेंगे। जब स्टोर करवा रहे हैं, स्कैनफ लिख रहे हैं, उस कंडीशन में हम m% सिंबल लगाएंगे। सभी को क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यस सर। यस सर। नहीं सर। नो। बेसिक सी प्रोग्राम एडिशन का हमने देख लिया। ठीक, तो मैं ये भी बता देता हूँ, अगर दोनों नंबर हमें एक साथ लेने हैं, सपोज अभी तो हमने अलग अलग नंबर स्टोर करवाए थे, तो अगर एक साथ स्टोर करवाने तो हम लिखेंगे एंटर एनी 2 नंबर्स। ठीक, ये हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यूजर को। तब यूजर 2 नंबर इंसर्ट करेगा तो इसके लिए यहाँ पे 2 बार %d लगेगा। ठीक, क्योंकि 2 नंबर स्टोर कर रहे हैं इसलिए 2 टाइम्स %d। अब m%a के बाद हमें दूसरा वेरिएबल भी यूज करना पड़ेगा, m%b, क्योंकि 2 नंबर इसलिए 2 वेरिएबल यहाँ यूज करें। अब ये ऑर्डर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट नंबर a में स्टोर करवाना चाहते हैं तो पहले %d के लिए आप पहले a लिखोगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट नंबर b में स्टोर करवाना चाहते हो तो यहाँ पे m%b लिखोगे और उसके बाद m%a। ये सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ये लाइन का मतलब समझ में आ गया? सीक्वेंस फर्स्ट कहाँ स्टोर करना हमें वो डिपेंड करेगा आपके लिखने के तरीके पे। अगर आपने यहाँ पे %b लिख दिया तो फर्स्ट नंबर कहाँ स्टोर होगा, b में, और सेकंड नंबर कहाँ स्टोर होगा, a में। ठीक, तो इसको मैं इसको सही कर देता हूँ, m%a m%b। ठीक,
इस लाइन को हटा देते हैं। फॉर्मूला का C इक्वल्स टू A प्लस B, फिर सम इज परसेंट D C। इसको सेव करते हैं, एंटर एनी टू नंबर 32। अब देखो उसने 2 नंबर डायरेक्ट पूछा तो दूसरा मैसेज नहीं आया, हमें अपनी तरफ से इसको समझना पड़ेगा कि दूसरा नंबर इंसर्ट करना है। तो 32 एंटर मारा और फिर 40 दूसरा नंबर एंटर किया, फिर एंटर करेंगे तब ये इसका सम दे रहा है, द सम इज 72। क्लियर है सभी को? अगर आपको एक साथ पूरे नंबर स्टोर कराना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? Yes, sir. No, ऐसे sir. तो Yes. सर कितने भी नंबर वो कर सकते हैं इसमें इंटर कितने वहां भी करवा लिख के। सकते हो आप, हाँ कितने भी करवा सकते हो। सिर्फ स्कैन एफ में वो बढ़ाना पड़ेगा वो करेक्ट परसेंट और करेक्ट। परसेंट। और वो कितने नंबर लेगा रन टाइम में, कितने नंबर इंसर्ट किए जाएंगे वो स्कैनएफ पे डिपेंड करता है। आपने यहाँ पे कितने बार %d लिख रखा है, 2 बार लिखा था इसलिए 2 बार ही उसने एंटर करवाया है ना। तीसरे एंटर करने पे उसने सम डिस्प्ले कर दिया, तो ये डिपेंड तो करता सर है उसके scanf लिए पे। फिर वो बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ वही %d आपको लिखने पड़ेंगे जितने बार, जब 10 नंबर लिखने हैं तो 10 बार %d लिखो, वो आपके और ऊपर सर है। ए बी सी जो हाँ परसेंट ए वेरिएबल बी भी में वो भी। करेक्ट, वेरिएबल भी बढ़ाने पड़ेंगे ना, वो तो अंडरस्टूड है। 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल है, 3 नंबर के लिए 3 वेरिएबल होंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? यस सर। नो क्लियर है? इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन का बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। ठीक, आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर। sir. Are you? Yes, sir. Are you? अब जितने भी हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे C++ में, वही सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा था हमने? इफ कंडीशन क्या होती है? जिसमें कंडीशन पहले चेक होती है और अगर कंडीशन ट्रू होगी उसके बेसिस पे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हम इसके लिए भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं। सपोज हमें 2 नंबर यूजर से लेने और 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है। ठीक, हमें ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कमेंट पे लिख देते हैं प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर। ठीक, ये प्रोग्राम हम किस लिए बना रहे हैं? ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने के लिए। 2 इंटीजर लिए वेरिएबल लिए ए और बी। तो अब यहाँ पे आपको वही लिखना है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, या फिर 2 नंबर एक साथ ले लो। ठीक, अब हमें इफ कंडीशन से बताना है कि कौन सा बड़ा। तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? फिर इफ कंडीशन लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ये पहली कंडीशन है। अगर ए बी से बड़ा होगा तो क्या होना चाहिए? हमें प्रिंट करना है ए इज ग्रेटर, या फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, और इसके बाद \n यूज कर रहे हैं आपका आउटपुट। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, a इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है इट मींस फर्स्ट, हमें डिस्प्ले क्या होगा वहां पे? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ठीक, और दूसरी कंडीशन एल्स पार्ट में हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। एल्स में क्या लिखेंगे? printf, यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, printf। अब क्या डिस्प्ले करेंगे हम? सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। ठीक, ये होता है इफ एल्स कंडीशन। एक बार इसको रन करके देखते हैं, पहले सेव करेंगे हम, इसके बाद रन करते हैं। तो 2 नंबर डालते हैं, सपोज 32 और 62। तो अब इनमें से क्या दिखाना चाहिए? सेकेंड नंबर इज ग्रेटर लिखाना। तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। इज इट क्लियर?
क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर यस सर। तो Yes, sir. सब कुछ सेम है जैसे हमने C++ में पढ़ा था, सब कुछ बस लिखने का तरीका अलग है। वहां पे सी आउट सीन लिख रहे थे, यहाँ पे हम printf scanf लिख रहे हैं, Printf. बस वही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और थोड़े बहुत इसके फंक्शंस अलग हो जाते हैं, इसमें हेडर फाइल्स के अलावा जो फंक्शंस यूज होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो इतना ज्यादा वो मत सोचना कि अलग है, हमें पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया, ये सब ऐसा मत सोचना। सर सी के बेसिक्स है सिर्फ इसमें सब्जेक्ट में? नहीं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है ना, डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम बनाने हैं और ठीक है सर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना है। स्टैक के आप सर प्रोग्राम सी के लिए बेसिक बता रहा हूँ। आज मैं बेसिक बता रहा हूँ, कैसे मतलब बेसिक प्रोग्राम कैसे बताते हैं। ठीक है, हमें पहले स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है, पहले एरे के बारे में पढ़ेंगे, एरे का प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद स्ट्रिंग के प्रोग्राम बनाएंगे, उसके ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आएंगे हम लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ठीक है, बेसिक बेसिक प्रोग्राम ही बनाएंगे उनके भी। एक्चुअल में बनते तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है, तो मैं तुम लोगों को पहले ही इसके प्रोग्राम की सॉफ्ट कॉपी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा और तुम लोग उसको रन करके देखोगे, उसको समझ के हम फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं इसमें एक और चीज कुछ बताने वाला था। सर इसकी वैल्यू को अगर दिखानी हो तो कैसे करेंगे? देखो, अगर फर्स्ट नंबर में दिखाना तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, %d, %d। और उसके साथ साथ हमें उस वेरिएबल का भी नाम लिखना पड़ेगा। कहाँ से आएगी वो %d की वैल्यू? a से आएगी, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा के a लिखेंगे। ठीक, जैसे हम वहां सी आउट में डायरेक्ट उस वेरिएबल को लिखते थे विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन यहाँ हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर %d भी लिखना पड़ेगा और उस कॉमा के बाहर हमें उस वेरिएबल को डिस्प्ले करना होगा। ठीक, दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे %d और बाहर क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नाम जहां से वो वैल्यू उठ के आएगी। ठीक है, इस तरह से हम रन टाइम में वो वैल्यू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसको देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आता है। एंटर एनी टू नंबर 29 और 78। तो अब क्या लिखा रहा है, 78 नंबर इज ग्रेटर। चलो 10 मिनट बचे हैं बस। तो अब इसमें अगर हमें रन टाइम में वो वैल्यू भी दिखानी है तो उसके लिए इस तरह से हम डिस्प्ले करवाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना, इसमें हमें यहाँ पे एंड का सिंबल नहीं लगाना है, हमें बस वेरिएबल का नाम लिखना है, क्योंकि उसका आउटपुट हमें दिखाना है, वैल्यू दिखानी है। इसीलिए अगर हम एंड % सिंबल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एड्रेस शो करेगा। सभी को क्लियर है? एड्रेस शो करेगा। सभी को क्लियर है? कोई